स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वो कवर अप करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन। नंबर 5 दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन में रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड का डिस्टिंग्विश बिटवीन देना है आपको। ये वाला जो क्वेश्चन है वो जुलाई 2017 में एक बार पूछा गया था। नाउ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, सबसे पहले आपको उसका मीनिंग देना है कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती क्या है। तो यहाँ पर है ना, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब जब व्हेन द प्रोपोर्शनल चेंज, जब परसेंटेज चेंज, हम प्रोपोर्शनेट को परसेंटेज भी बोलते हैं, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी के प्राइस में जो सर्टेन परसेंटेज चेंजेस होता है उसकी वजह से जब है ना ग्रेटर डिमांड आती है, ग्रेटर प्रोपोर्शनल चेंजेस होता है क्वांटिटी डिमांडेड में, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है, तो द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक। तो उस डिमांड को हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। नाउ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, व्हेन द प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट लेसर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कम परसेंटेज चेंजेस आता है प्राइस में, जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है उसके कंपेयर में उसमें कम है ना क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज वो कम होता है, तो उसको रिलेटिवली इन इलास्टिक बोला जाता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक। नाउ सेकेंड पॉइंट आप कंपेयर कर लोगे न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर। The numerical value of elasticity of demand is greater than 1. is greater than 1 कब होता है तो elasticity of demand सिंबॉलिकली मतलब आप इसको ED is greater than 1 आप लिख सकते हो। जब है ना greater than 1 होता है तो मतलब elasticity of demand is more than 1 होता है, proportional change ज्यादा होता है quantity demanded में। Now the numerical value of elasticity of demand, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेसर देन 1। ये लेसर देन 1 कब होती है, जब रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होती है तो लेसर देन 1 होता है, तो ईडी इज लेस देन 1। नाउ यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के एग्जांपल्स है लग्जरी गुड्स लाइक एलसीडी हो गया, टीवी हो गया, कार, एयर कंडीशनर। इनकी प्राइसेस में जब फॉल आता है मतलब प्राइसेस जब इसके गिरते हैं तो इसकी जो डिमांड है वो है ना इंक्रीज होती है मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा इनकी जो है ना इसकी डिमांड होती है, मतलब डिमांड इज मोर देन प्राइस, चेंज इन प्राइस हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लग्जरी गुड्स में इसी तरीके से चेंजेस की वजह से उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज्यादा होती है। नाउ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड की जब बात करते हैं तो नेसेसरी गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स हो गए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उनमें इन इलास्टिक, क्योंकि नेसेसरी गुड्स तो डेली के स्टॉक होते हैं कंज्यूमर्स के पास में, सभी रखते हैं स्टॉक, तो उसमें कोई खासा उसमें कोई फर्क नहीं आता है, चेंजेस नहीं आता है प्राइस फॉल होने से या इंक्रीज होने से, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 ही रहती है, लेस देन 1 रहती है। नाउ द डिमांड कर्व हैज अ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के अंडर में जो डिमांड का वो फ्लैटर स्लोप होता है, उसका फ्लैटर स्लोप होता है। देखिए यहाँ पे ना मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, तो यहाँ पे ये जो डी है वो फ्लैटर स्लोप है। द डिमांड कर्व इज फ्लैटर स्लोप, डी इज द डिमांड कर्व एंड इट इज अ फ्लैटर स्लोप एंड सी हियर विद द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलमोस्ट it is double, it is more, it is greater, percentage change is greater. Now the demand curve is steeper slope. Under the relatively inelastic it is steeper slope. See under this diagram you can see DD, it is having steeper slope, so ED is less than 1 here and here ED is greater than 1. Now यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में डिस्टिंग्विश बिटवीन देना है आपको। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है जहां पर व्हेन अ स्लाइड प्रोपोर्शनल चेंज, जब थोड़ा सा प्रोपोर्शनल चेंज की वजह से या जीरो प्रोपोर्शनल चेंज की वजह से क्वांटिटी जो डिमांड है वो इन्फिनाइट हो जाती है, मतलब अनलिमिटेड डिमांड आ जाती है प्रोपोर्शनल चेंज में, क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल चेंज में अनलिमिटेड डिमांड आ जाती है। तो यहाँ पे द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, तो उस केस को हम परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। रियल में तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैंने आपसे पहले भी एक्सप्लेनेशन में बोला है कि ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। नाउ व्हेन अ प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग्स नो, मतलब जीरो,
नो मतलब जीरो प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड में जीरो होता है तो उस समय द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक, तो हम उसको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं, क्योंकि प्राइस में चेंजेस की वजह से कोई क्वांटिटी की डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो जीरो रहती है, हैज नो चेंजेस, उसमें कोई प्रोपोर्शनल चेंज में कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो इस केस में उसे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोला जाता है। नाउ इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पे परफेक्टली लिख लेना है आपको, इलास्टिक डिमांड, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, जो इलास्टिसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो इन्फिनाइट होती है, तो इसको हम न्यूमेरिकली मतलब इसको हम लिखते हैं ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट, सिंबॉलिकली ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट, और इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो हो जाती है, तो यहाँ पे ईडी इज इक्वल्स टू 1 सिंबॉलिकली आप लिख सकते हैं, ईडी इज इक्वल्स टू 0। नाउ द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको भी आप डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए पॉइंट यूज कर सकते हो, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंडर में जो डीडी है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में भी डीडी है, वो हॉरिजॉन्टल है, किसके हॉरिजॉन्टल है, तो एक्स एक्सिस के, इट इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, it is horizontal line parallel to x axis, horizontal line parallel to x axis and perfectly inelastic में क्या होता है, parallel line vertical straight line parallel to y axis, vertical straight line parallel to y axis, तो जब भी vertical straight line parallel to y axis है तो फिर the demand curve is vertically straight line parallel to y axis, मतलब ये perfectly inelastic demand है, जहाँ पे ED is equals to elasticity of demand is equals to 0 होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं अपने डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए, वैसे तो 2 मार्क का एक डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, उसमें आपको 2 पॉइंट लिखने मतलब कंपेयर करने के लिए, जैसे 3rd and 4th इस तरीके से आपने प्रेजेंट कर दिया, तो एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट, मेरा कहना है, सजेशन है कि एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आप लिखिए, ताकि एक में अगर आपका एक पॉइंट जो डिस्टिंग्विश का है, जैसे 3rd उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो शायद होपफुली दूसरा सही है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में सबसे पहले एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको है ना कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट डालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। तो ये क्वेश्चन मार्च 2015, 17 एंड 19 में पूछा गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे कि इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है वो भी आप लिखोगे, मतलब आप छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स responsiveness of one variable to a change in the other variable, and elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded to a change in its price or any other factor. Now the following are the factors influencing elasticity of demand। कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर मतलब उसका नेचर कैसा है, फीचर, तो कमोडिटी के नेचर पे डिपेंड करता है कि भाई वो लग्जरियस गुड्स है या फिर वो नेसेसरी गुड्स है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बाय नेचर अगर वो लग्जरीज एंड कंफर्ट गुड्स है, एंड बाय नेचर अगर वो नेसेसरी गुड्स है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, उसकी जो डिमांड है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। और जो कंफर्ट गुड्स है तो उसमें रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है। तो जैसे कंफर्ट गुड्स कार हो गई, परफ्यूम हो गए, फर्नीचर हो गए, तो आप एग्जाम्पल देते हुए आपको अपना ये जो एक्सप्लेनेशन है नेचर ऑफ कमोडिटी को आपको कवर अप करना है। देन सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, जब अगर मार्केट में सब्सटीट्यूट्स है अवेलेबल है तो फिर है ना जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक होती है। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इट्स क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। और अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, लाइक सॉल्ट, द डिमांड विल बी इन इलास्टिक, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है तो उसकी डिमांड क्या रहने वाली, इन इलास्टिक ही रहने वाली है। देयर विल बी डिमांड विल बी इन इलास्टिक। नाउ नंबर ऑफ यूजेस डिपेंड करता है कि है ना एक कमोडिटी का यूज कितने बार हो रहा है। अगर मल्टीपल यूज है तो वो इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड होगी, और अगर वो सिंगल यूज वाला गुड है तो है ना उसकी लेस इलास्टिक डिमांड होगी। जैसे एग्जांपल मल्टीपल में कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो इस तरीके से ये
आपको लिखना है पॉइंट। देन नेक्स्ट हैबिट्स, हैबिट्स की बात करें तो हैबिट्स सर्टेन गुड्स है ना, कुछ गुड्स के लिए वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एडिक्टेड गुड्स की, जब एडिक्टेड गुड्स है, जो कोई किसी गुड से एडिक्टेड है या ड्रग्स का एडिक्टेड है, आदि है कोई, तो फिर उसके लिए वो जो डिमांड है, उस गुड्स की डिमांड है, वो रिलेटिवली इन इलास्टिक रहती है, क्योंकि वो तो भाई बंदा लेगा, भले का भाव बढ़े या कम हो, उसको जितना कंज्यूम करना है करेगा ही ना। ड्यूरेबिलिटी, द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक, उसके लिए रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, एक्सेट्रा। और एग्जांपल के तौर पे डिमांड फॉर पैरिशेबल गुड्स, जो गुड्स जल्दी खराब हो जाते हैं उनको कोई ज्यादा खरीद के नहीं रख सकता, उसके लिए वो जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होती है, वो डिमांड है वो इन इलास्टिक होती है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वेजिटेबल्स, तो जितनी जरूरत है उतना ही खरीदेगा। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज यूज्ड इन कंजंक्शन, मतलब जॉइंटली हम है ना अदर प्रोडक्ट्स के साथ उसको यूज कर सकते हैं सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है। एंड फॉर एग्जांपल अ प्राइस इन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ मोबाइल हैंडसेट, अगर मोबाइल हैंडसेट का प्राइस गिर गया है तो उसकी वजह से फिर जो सिम कार्ड की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्राइस गिरने से क्या होगा, बंदा है ना ज्यादा खरीदेगा, मोबाइल फोन ज्यादा डिमांड आएगी, मोबाइल फोन्स की, मोबाइल हैंडसेट्स की ज्यादा डिमांड आएगी, ज्यादा डिमांड आएगी तो सिम कार्ड भी ज्यादा खरीदना पड़ेगा, तो ये रिलेटिवली रिलेटिवली यहाँ पर इन इलास्टिक होता है, सिंगल वांट वाली जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनकी डिमांड। नाउ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात करते हो तो डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इन इलास्टिक, गुड्स की जो इन इलास्टिक की होती है जो है। इफ द कंज्यूमर हैज अ हाई इनकम, अगर उसकी हाई इनकम है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक हो जाती है, मतलब ये इसका जो है ना खासा असर है ना वेरी रिच और एक्सट्रीमली पुअर पर्सन पे कोई रेयर इफेक्ट होता है, यहाँ पे कोई है ना ज़्यादा कोई मेजर इफेक्ट आता नहीं है उनके पैटर्न पे, डिमांड पैटर्न पे, क्योंकि जिस रिच पर्सन तो पहले भी वैसे खरीद रहा था, अब भले प्राइस गिरे या बढ़े उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और एक्सट्रीमली अगर पुअर है तो उसकी जो परचेसिंग पावर है वो जैसी थी वैसी है, तो उसका कोई खासा उसमें चेंजेस में सिग्निफिकेंट चेंजेस उसका इफेक्ट नहीं डालता है उसकी डिमांड पर। नाउ अर्जेंसी ऑफ नीड्स, डिपेंड करता है कि है ना कौन कितना अर्जेंट गुड है, कितना इमरजेंसी है गुड की, अगर गुड अर्जेंटली नीडेड है तो उसकी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होती है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन हो गए, एंड लग्जरी गुड्स विच आर लेस अर्जेंट, जो लेस अर्जेंट है तो उनके लिए रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है। नाउ टाइम पीरियड, जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है कि भाई है ना अगर लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्गर पीरियड में चाहिए अगर कोई कमोडिटी तो चॉइस चेंज हो सकती है, कंज्यूमर की चॉइस चेंज हो सकती है, तो जनरली स्पीकिंग लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और अगर शॉर्टर पीरियड है तो लेसर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड दिस इज बिकॉज द कंज्यूमर चेंज द, क्यों ऐसा है, क्योंकि कंज्यूमर अपना कंजम्पशन हैबिट है वो चेंज कर सकता है लॉन्ग रन में, लंबे समय में, वो चीपर सब्सटीट्यूट्स पर है ना स्किप कर सकता है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। Now second question, explain the total outlay method of measuring elasticity of demand. Elasticity of demand को measure करने के लिए total outlay method को explain करो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दोगे कि दिस मेथड, किसने इसको इस मेथड को लाया, तो दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल, एंड इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो टोटल अमाउंट एक्सपेंडिचर का बिफोर एंड आफ्टर, पहले एंड बाद में, द प्राइस इज कंपेयर्ड, प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड, एंड दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, और इस मेथड को हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं, टोटल आउटले मेथड को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोला जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का हम यहाँ पे प्रोडक्ट हम निकालते हैं। और नाउ इन दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में चेंजेस को कंपेयर कर कर इन रेस्पॉन्स टू व्हाट, उसके ना प्राइस के रेस्पॉन्स के हिसाब से, इन रेस्पॉन्स टू द चेंज इन द प्राइस, उसका जो प्राइस चेंज होता है उसके अकॉर्डिंगली, इन रेस्पॉन्स टू द चेंज इन द
प्राइस, उसके हिसाब से हम इसको कंपेयर करते हुए हम इसका जो कमोडिटी का जो इलास्टिसिटी है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर है ना, ये जो टेबल है, ये टेबल हमारी टेक्स्ट बुक का ही टेबल है, उसी का एग्जाम्पल मैं कहीं से भी कुछ भी है ना, कहीं से भी नया कुछ नहीं लेके आती हूँ, जो है अपना टेक्सचुअल है। आपको टेक्स्ट बुक रीड करते रहना है, कहीं से भी मिस नया नहीं लाती है, जो भी है टेक्स्ट बुक में दिए हुए कंटेंट्स है। तो यहाँ पे प्राइस इन रुपीज, तो ए जो प्रपोजिशन है कि भाई ए कंडीशन, ए प्रपोजिशन में जब प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 10 रुपीज है तो क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स विल बी 6, और अगर प्राइस इंक्रीज होकर 20 होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाती है, वो 5 यूनिट्स आ जाती है। ये टोटल आउटले फिर इस कंडीशन में क्या होता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 60 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 100, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आ जाती है। एंड बी में क्या है, बी सिचुएशन में, बी कंडीशन में, प्रपोजिशन में कि प्राइस जब 30 है एंड प्राइस इंक्रीज होकर 40 हो जाते हैं, और पहले जब 30 थे तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 थी एंड 40 हो गए तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 आ गई। आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे, मतलब आउटले निकालोगे, टोटल एक्सपेंडिचर निकालोगे तो 120 आया। तो यहाँ पे है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना वो यूनिट 1 रह रही है, यूनिटरी रह रही है, यूनिटरी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। नाउ सी प्रपोजिशन में, कंडीशन में, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 50 रुपीज, तो वो क्वांटिटी उसकी है ना वो 2 यूनिट्स की डिमांड हुई, तो 50 इंटू 2 किया तो 100 आया। एंड जब प्राइस 60 हो गई, इंक्रीज होकर 60 हो गई, तो इलास्टिसिटी, ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 1 आ गई, तो 60 इंटू 1 किया तो यहाँ पर 60, तो टोटल आउटले है वो 60 रुपीज हो गया, तो वो लेसर है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 आ जाती है। तो ये सारी कंडीशन, यही कनेक्शन में ये प्रपोजिशन जो इसने एग्जाम आपको टेबल जरूर प्रेजेंट करना है, एंड टेबल के बेसिस पे ही आपको, उसके आधार पर ही आपको अपने पॉइंट को एलिबरेट करना है कि ये जो पहली कंडीशन है वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड की कंडीशन है जहाँ पे मोर देन 1 होती है। तो यहाँ पे व्हेन विद अ गिवन चेंज इन प्राइस कमोडिटी टोटल आउटले इंक्रीजेस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वही एक्सप्लेनेशन है। तो उस केस में रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है, एंड जब ईडी इज इक्वल्स टू 1 है तो वो यूनिटरी इलास्टिक, तो वही एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको टेबल के थ्रू बोल चुकी हूँ। नाउ रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है जब ईडी इज ग्रेटर देन 1 होता है, तो रिलेटिवली ईडी इज लेस देन 1 होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, तो उसे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। नाउ एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इंपॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे ये किस किस के लिए फायदेमंद है, किस किस के लिए सिग्निफिकेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूजफुल है किस किस के लिए। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर्स को, फार्मर्स को, वर्कर्स को, गवर्नमेंट को। एंड है ना ये जो लॉर्ड किन्स है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, उन्होंने है ना ये जो अल्फ्रेड मार्शल का ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसको प्रेस किया है, उसको बहुत ही मतलब अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स के लिए, उन्होंने बताया है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर को किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, मतलब उसको प्राइस स्ट्रेटेजी, अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस, उसको क्या प्राइस टैग करना है, उसको डिसीजन मेकिंग में ये है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि है ना डिमांड के हिसाब से वो फिर प्राइस टैग करेगा, फिक्स करेगा, अपना हायर प्राइस रखेगा वो रिलेटिवली इनइलास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि वो रेगुलरली डिमांड वाली चीजें हो गई, राइट, एंड रिलेटिवली इलास्टिक के लिए वो लोअर प्राइस रखेगा। तो इस तरीके से उसको प्राइस स्ट्रेटेजी के लिए हेल्प करता है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन सेकंड इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कैसे इंपॉर्टेंस है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, ज्यादा टैक्स रखेगी रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्योंकि रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब वो तो उसमें कोई खासा चेंज नहीं आता इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में उसमें कोई खासा अंतर नहीं आता, चेंज नहीं आता है। तो वो जितनी डिमांड करनी है उतनी भी नेसेसरी गुड्स है, वो तो रेगुलर वाली आइटम्स हो गए एक तरीके से, तो गवर्नमेंट उस पर ज्यादा टैक्स रखेगी कंपैरेटिव टू जो ड्यूरेबल गुड्स है उस पे वो कम रखेगी। नाउ इंपॉर्टेंस इन फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग बोले तो लैंड को रेंट एंड लेबरर को वेजेस एंड कैपिटल के लिए प्रॉफिट, तो यहाँ पे इसके लिए भी वो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फैक्टर्स के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक कैन कमांड अ हायर प्राइस, तो फिर उसकी वजह से हायर प्राइस कमांड कर सकता है
to those having elastic demand, तो workers can ask for higher wages if the demand for product produced by them is relatively inelastic, क्योंकि रेगुलर relatively inelastic है तो यहाँ पर वो हायर डिमांड कर सकता है. देन इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड में कैसे इंपॉर्टेंस हुआ, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द कंडीशंस, फॉरेन ट्रेड की कंडीशंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज बनाने में भी ये हेल्पफुल होता है कि भाई अगर एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज है जिनकी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है तो वहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज कर सकता है. तो देखिए ना, तेल के भाव क्यों बढ़ते रहते हैं हर वक्त, क्योंकि उसकी डिमांड है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, वो तो चलती रहती है, उसमें कोई खासा फॉल भी नहीं होता है और खासा इंक्रीज भी नहीं होता है, वो रेगुलर जैसी बात हो गई कि रेगुलर उसका कंजम्पशन होता है, तो वहां पर फिर है ना उसका जो प्राइस है वो हाई रखा जाता है, प्राइसेस कैन बी केप्ट हाई. नो, पब्लिक यूटिलिटीज की जब हम बात करते हैं तो इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज जो पब्लिक सर्विसेज हम यूज करते हैं, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है उस पर सब्सिडीज नेशनलाइज करती है ताकि है ना कंज्यूमर्स को कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन अवॉइड कर सके, मतलब किसी के साथ कोई जाति ना हो करके ना, अफोर्डेबल हो, मतलब सबके लिए अफोर्डेबल हो ना. प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर पे भी डिपेंड करता है कि भाई कितना प्रोपोर्शन इनकम का है ना, वो है ना, अगर वो स्मॉल प्रोपोर्शन है तो वहाँ पे रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्योंकि न्यूज़पेपर के लिए कौन सा ज़्यादा अमाउंट लगता है, एंड इफ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर अगर लार्ज है प्रोडक्ट डिमांड के लिए तो वहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक आ जाता है. तो इस तरीके से ये वाला हमने कवर अप किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कवर अप करेंगे क्विकली, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आप लोगों का, लेकिन एक्सप्लेन करके देती हूँ तो मुझे पता है बच्चों का मैसेज आता है, बेनिफिट होता है बच्चों को. अभी यहाँ पे एक फिर से आप लोगों का इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन. तो यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग कर्व्स. तो यहाँ पे डिमांड कर्व दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए डी ये है ना वर्टिकल है, वाई एक्सिस से पैरेलल है और वर्टिकल है, स्टैंडिंग लाइन है, राइट, स्टैंडिंग लाइन जो आपने लोअर सेक्शंस में स्टैंडिंग लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन है. तो जब वर्टिकल होती है तो इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. इन दिस केस ईडी इज इक्वल्स टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 व्हेन द चेंज इन द प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, उसका क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है. नाउ यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब, ये जो है ना हॉरिजॉन्टल होता है, स्लीपिंग लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल होता है. डीडी यहाँ पे ये फिगर बी में डीडी है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उस केस में ईडी विल बी इन्फिनाइट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इन्फिनाइट. तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे इसको, इस केस को. सो इन दिस केस ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट. एंड व्हेन अ स्लाइट और अ जीरो चेंज, जब स्लाइट और जीरो चेंज होता है इन प्राइस में, ब्रिंग्स अबाउट इन्फिनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड में इन्फिनाइट चेंज होता है दैट commodity, then it is called as perfectly elastic demand. तो फिर हम उसको perfectly elastic demand बोलते हैं. Now third one is what, ये जो सी फिगर है इसमें ये देखिए आपको ये जो कर्व है ये फ्लैटर है, डी इज अ फ्लैटर कर्व है. तो फ्लैटर कब होती है, जो वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है. फ्लैटर कर्व कब होती है, जब वो यूनिटरी, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ना प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस इक्वल टू द प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी, मतलब ये दोनों का जो प्रोपोर्शनल चेंज है, परसेंटेज चेंज है, जब वो इक्वल होता है तो मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो ये हिंट है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे लिखोगे आप यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 when the percentage change in price is equals to the proportionate change in quantity demanded, then the demand is said to be unitary elastic. Now fourth figure में क्या दिया है यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 1 है. जब वो ग्रेटर देन 1 होती है तो वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है, ग्रेटर देन 1 होती है तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है. सॉरी इसमें हम फ्लैटर बोलेंगे, मैंने पहले की फिगर में यहाँ पे फ्लैटर बोलते हैं, यहाँ पे ये फ्लैटर नहीं, इसको हम है ना यूनिटरी बोलेंगे. ये जो है ना ये यहाँ पर ये यूनिटरी, यहाँ पे ये जो स्लोप ऑफ डिमांड का वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको. तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, तो जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं. और जब फ्लैटर होता है, जब फ्लैटर स्लोप होता है तो वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होता है, रिलेटिवली इलास्टिक. तो इन दिस केस ईडी इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन द प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन प्रोपोर्शनल परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस है तो वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन द
प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो ये रिलेटिवली इलास्टिक का केस होता है। नाउ द सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर, फिर से आपको फिगर को ही ऑब्जर्व करके आपको आंसर्स देना है। इन द फॉलोइंग फिगर, ए इज अ लीनियर डिमांड कर्व, ये ए ई है वो लीनियर डिमांड कर्व है ऑफ अ कमोडिटी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डायग्राम आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि दिए हुए स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स है क्या। तो गिव रीजंस टू योर आंसर, आपको अपने आंसर्स के लिए रीजंस भी देना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है वो है डिमांड एट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी कहाँ है, यहाँ पर पॉइंट सी है। पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है क्या, नहीं, ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड नहीं हो सकता है। ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्यों नहीं हो सकता, ये देखिए हम इसके लिए जो पॉइंट मेथड है, ज्योमेट्रिक मेथड है, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट। तो मतलब एल लेना है आपको न्यूमरेटर में अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट, दैट इज अपर के लिए आप यू, तो एल अपॉन यू लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपका एल इज व्हाट, एल है वो आपका लेस है, एल है वो आपका लेस है, लेस देन अपर जो सेगमेंट है, अपर सेगमेंट की जो लेंथ है उससे है ना लोअर सेगमेंट की लेंथ कम है। तो यहाँ पे जब लोअर सेगमेंट की लेंथ कम है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगा। तो लेस देन 1 है तो वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा, क्योंकि रिलेटिवली इलास्टिक में तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पे तो लेस देन 1 आ रहा है, तो ये क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो आपको लिखना है फॉल्स, डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इनइलास्टिक एज द लेंथ ऑफ द लोअर सेगमेंट इज लेस as compared to the upper segment at point C, that is ED is less than 1. So the demand at point C is relatively inelastic, रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो इस तरीके से आपको इसको कंपेयर करते हुए जो सेगमेंट दी हुई है इसमें कितने सेक्शंस हुए, देखो 1 2 3 एंड 4 सेक्शंस, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट। तो यहाँ पे 1/3 आ रहा है ना, 1/3 आ रहा है, तो 1/3 आ रहा है तो मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 आएगी, क्योंकि 0 पॉइंट करके आप निकालोगे, राइट। तो यहाँ पे 0.333 ऐसे करके आएगा तो लेस देन 1 हो गया। नाउ डिमांड एट पॉइंट बी, डिमांड एट पॉइंट बी इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये यूनिटरी इलास्टिक है क्या पॉइंट बी पे, जरा चेक करो। देखो पॉइंट बी, ये जो अपर सेक्शन है वो 1 है, अपर सेक्शन की जो लेंथ है वो 1 यूनिट हो गई एक तरीके से, एंड लोअर सेक्शन की जो लेंथ है वो 3 हो गई। तो यहाँ पे हम 3/1 लेंगे, 3/1 लेंगे तो फिर ये जो है वो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक कैसे होगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है इक्वली डिवाइडेड होता। तो हम यहाँ से देखो डी से ए, हम बोलते कि डी से ए एंड डी टू ई अगर होता तो हम बोलते यूनिटरी, लेकिन डी टू ए एंड डी टू ई नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स आप लिखोगे, एंड हियर द डिमांड एट पॉइंट बी इज रिलेटिवली इलास्टिक एज द लेंथ ऑफ द लोअर सेगमेंट इज मोर, क्योंकि लोअर सेगमेंट का जो लेंथ है वो ज्यादा है बी से, ये देखो नीचे का जो सेगमेंट का लेंथ है वो ज्यादा है, इज लेंथ इज मोर compared to the upper segment at point B, that is ED is greater than 1. So here in this figure the demand is relatively elastic at point B. Now डिमांड एट पॉइंट डी इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अभी हमने देखो डायग्राम को ऑब्जर्व किया कि डी तो सेंटर में है, डी सेंटर में तो इक्वल टू पार्ट्स में सेगमेंट डिवाइड हो रही है, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो ईडी क्या आएगा, आप 2/2 लिखोगे तो ईडी विल बी इक्वल्स टू 1 आएगा। तो ईडी इक्वल्स टू 1 आया तो इसका मतलब वो क्या हुआ, वो यूनिटरी हुआ। तो इनइलास्टिक कैसे लिखेंगे उसके लिए हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द डिमांड एट पॉइंट डी इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एज the length of the lower segment is equal to the upper segment at point D, that is ED is equals to 1. Now the last question यहाँ पर demand at point A is perfectly elastic demand. तो ये perfectly elastic demand कब होता है, तो आंसर नंबर 4 आप लिखोगे this statement is true because at point A demand is perfectly elastic, that is the length of the upper segment is 0, क्योंकि अपर सेगमेंट का 0 कैसे होता है, तो देखिए डायग्राम में देखिए यहाँ पे ये कहाँ पे आ रहा है, ये वाई एक्सिस पे आ रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब अपर जो सेक्शन है उसका 0 हुआ, अपर जो सेगमेंट है उसका जो वैल्यू है लेंथ है वो 0 हो गया, तो और लोअर का 4 हो गया, तो 4/, यहाँ पर 4/, आप 0 लिखते हो तो इन्फिनाइट हो गया, तो यहाँ पर आपको लिखना है, मतलब यहाँ पर वो 0 हो गया,
तो वो इन्फिनाइट हो गया। तो यहाँ पे ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज एट पॉइंट ए डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज द लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट इज 0 एट पॉइंट ए, therefore elasticity of demand is infinite, means there is a slight change or zero change in the price, the demand will be infinite, unlimited। तो यहाँ पे ED is equals to infinite, ये जो सिंबल है वो infinite का सिंबल है, which indicates demand is perfectly elastic demand। सो विद दिस ये जो चैप्टर नंबर 3B है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने कंप्लीट कर लिया। सो आपको वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।